Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Sajjad and today is going to be our second class for section 15, income from property. We are going to wait for a while. As soon as most of the students joins us, we're going to start our class properly. Now I believe you can see my screen. सद्दाम, क्या मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है आपको? जी, चल ठीक। मोहम्मद इकबाल, क्या आप हमारे साथ हैं? मोहम्मद इकबाल, आई बिलीव आपके माइक का कोई इशू है, लेकिन क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप माइक पे जवाब नहीं दे सकते तो एटलीस्ट ग्रुप पे मुझे कंफर्म कर दें चैट पे। ठीक, ठीक है, थैंक यू बच्चे। ठीक है, अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जहाँ से छोड़ा था गेस्ट स्पीकर सेशन से पहले, हम क्विकली ज़रा उसका एक रिवीजन लेंगे और रिवीजन लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और गेस्ट स्पीकर सेशन के हवाले से भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। आज की क्लास के अंदर में सेक्शन 15 को थोड़ा सा फर्दर और डिटेल के अंदर जाना है। सेक्शन 15 में टेक्नोलॉजीज उतनी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा नहीं है जितना हमने इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। इसमें नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स कम है लेकिन याद रखने वाले हैं। इसकी हम ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम में आपके जब क्वेश्चंस आए या डिटेल न्यूमेरिक आए तो आपको बड़े आराम से इसको सॉल्व करने के काबिल हों। इसमें हम 2 क्विज़ेस करेंगे सेक्शन 15 के अंदर। एक क्विज आप लोगों का ऑलरेडी अनाउंस है, सेकंड क्विज इंशाल्लाह मैं आज ही अनाउंस कर दूंगा। दोनों क्विजेस के मटेरियल शायद डिफरेंट रहेंगे और उन दोनों के टॉपिक्स भी थोड़े से डिफरेंट होंगे। ठीक, लास्ट क्लास के अंदर हमने जो बात की थी, ये मैं बात कर रहा हूँ गेस्ट स्पीकर सेशन से पहले की। गेस्ट स्पीकर ने तो हमारी काफ़ी हेल्प की थी ई फाइलिंग के अंदर कि वो किस तरीके से की जाती है, और जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे वो एक्चुअली उस आयरिश के पोर्टल पर कहाँ कहाँ दिखते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, उसका हमें आइडिया मिला उनके सेशन से। अब हम क्विकली रिवीजन करते हैं गेस्ट स्पीकर सेशन से पहले जो हमने क्लास ली थी, उस क्लास के अंदर हमने लास्ट चीज़ें देखी थी उनको क्विकली रिपीट करते हैं और उसके बाद हम न्यूमेरिक्स की तरफ चलेंगे। हम बात कर रहे थे, हमने चार न्यूमेरिक्स लास्ट क्लास के अंदर देख भी लिए थे। उसके बाद एक नया सेक्शन आया था हमारे पास रिडक्शन के हवाले से कि रिडक्शन भी हमें करनी होती है। जो शुरू के 4 हमारे पास क्वेश्चन थे उनकी मैंने आपको सॉल्यूशन फाइल भी भिजवा दी थी। ये वो प्रैक्टिस फाइल है जो हमने लास्ट क्लास के अंदर यूज की थी, ये आप सबसे शेयर कर दी गई है ग्रुप के अंदर। जिसमें बेसिक क्वेश्चंस हैं, रेंट की अमाउंट थी, टोकन मनी डेटा एड अप करके हमारे पास टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आई थी। इसमें सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के क्वेश्चन से टैक्स तक हम नहीं गए थे, वो सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने का, वो भी बहुत ही बेसिक लेवल के हमने 4 क्वेश्चंस किए थे और कॉन्सेप्ट से बात की थी। आज हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे, अपग्रेड करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को। 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम रेफर कर रहे होंगे क्लास के अंदर। पहला डॉक्यूमेंट हमारे पास वो है जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और सेकंड है हमारे पास जो हमारा प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, दैट इज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, दैट वाज लास्ट अपडेटेड इन जून 30 2020। जून 30 2020 में जो लास्ट अपडेट आई थी, हम वो डॉक्यूमेंट रेफर करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, इलस्ट्रेशन 2 भी हमने कंप्लीट कर ली थी।
एलिस्ट्रेशन 3 भी मुकम्मल हो चुकी है, एलिस्ट्रेशन 4 भी हम कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट देखा था लाइबिलिटी इन केस ऑफ को ओनरशिप। इसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि लेट्स सपोज अगर दो या दो से ज्यादा ऑनर्स होते हैं किसी प्रॉपर्टी के, तो सूरत में उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम भी उन दोनों या दो से ज्यादा ऑनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोपोर्शन वही रहेगा जो उनकी ऑनरशिप का प्रोपोर्शन है। लेट्स सपोज मैं, आप, यानी कि मैं, मोहम्मद इकबाल, और इस वक्त जो पार्टिसिपेंट्स और हमारे पास मौजूद है, मैं, मोहम्मद इकबाल और आसिफ, ये तीन लोग मिलकर एक प्रॉपर्टी लेते हैं। प्रॉपर्टी के तीन ऑनर हुए, मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद इकबाल और आसिफ अली। और हम सब ने पैसे कुछ इस तरीके से मिलाए थे कि मोहम्मद आसिफ के पास ज्यादा पैसे थे, उन्होंने 60% प्रॉपर्टी की पेमेंट की, और मोहम्मद इकबाल ने 30% की, और मोहम्मद सज्जाद ने 10% की। अब इस तरह ऑनरशिप कुछ इस तरीके से बनेगी कि मोहम्मद इकबाल जो है वो 30% के ऑनर रहेंगे, आसिफ अली जो है वो 60% के ऑनर रहेंगे, और मोहम्मद सज्जाद जो है वो 10% के। अब इस सूरत में इस तरह की प्रॉपर्टी से आने वाली जिस तरह जितनी भी इनकम होगी वो इसी प्रोपोर्शन में आपस में डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाएगी। तो ये लाइबिलिटी इन केस ऑफ को ओनरशिप, इस कॉन्सेप्ट में हमें ये बताई थी। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नॉन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 15, हमने कुछ एग्जाम्पशंस की बात की थी कि कुछ एग्जाम्पशंस हैं जो कि टैक्सेबल नहीं होते इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की शक्ल में। इसमें हमने सबसे पहले ग्राउंड रेंट देखा था, देन रेंट इनकम फ्रॉम बिल्डिंग कैप्ट इन लीज टुगेदर with plant and machinery, हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था। then rental income derived by subletting a building or land by a tenant, अगर टेनेंट फर्दर उसको लेंट आउट कर देता है किसी आगे किसी बंदे को, तो उसमें जो इनकम जनरेट होगी वो भी टैक्सेबल नहीं होगी। दैट अगर आप किसी को माइनिंग राइट या रॉयल्टी देते हैं अपनी प्रॉपर्टी में, तो सूरत में जो आने वाली इनकम है वो भी टैक्सेबल नहीं होगी। फिर उसके बाद अगर यूटिलिटीज और अदर सर्विसेज कनेक्टेड विद रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग, लेट सपोज अगर आपने रेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कहा है कि आपने यूटिलिटीज जो बिजली का बिल है, जो गैस का बिल है, ये भी किराए के अंदर शामिल होगा, तो सूरत में जो हिस्सा बिजली के बिल और किराए की शक्ल में आप रिसीव कर रहे हैं वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक, बच्चों हम रूल्स को दोबारा रिपीट करते हैं। हम रूल्स ये हैं कि क्लास में मोस्टली आप सबके माइक्स जो हैं वो म्यूट रहेंगे। मैं आप सबसे वो राइट वापस ले रहा हूँ, अब आप अपनी मर्जी से माइक को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आपको कोई क्वेश्चन करना है, कोई सवाल पूछना है, या कोई चीज एड अप करनी है, या कहीं कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, तो सूरत में रेज योर हैंड का एक बटन है, वो उस पर क्लिक करेंगे और मुझे नोटिफिकेशन जैसे ही मिलेगा और व्हेनेवर आई फील फिजिबल, और मैं आपसे वो क्वेश्चन लेकर उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो माइक और आपकी वीडियोस म्यूट रहेंगी थ्रू आउट द सेशन। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, हमने बात की थी कि 4 या 5 तरह की प्रॉपर्टीज हैं जो एग्जेम्प्टेड होती हैं टैक्स की शक्ल में। इसकी हमने कुछ एक्सरसाइज भी देखी थी कि एग्रीकल्चर बिल्डिंग्स जो होती हैं वो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। फिर अगर कोई बिल्डिंग ऐसी है, प्रॉपर्टी ऐसी जो कि ट्रस्ट ने ऑन की हुई है, या फिर ऐसा है कि कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, लेट्स सपोज कोई रेंटल वैल्यू ऑफ ऑनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, लेट्स सपोज एक ऐसा है बिजनेस प्रॉपर्टी है लेकिन उसको ऑनर ने खुद ऑक्यूपाई किया हुआ, खुद ही इस्तेमाल कर रहा है, तो उस सूरत में भी उस पे उससे आने वाली इनकम पे कोई आप टैक्स नहीं देंगे। उसके बाद हमने लास्ट देखा था अमाउंट रिसीव्ड एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय individual or association of property up to 2 lakh in a tax year and has no other taxable income under any other head will be exempted। ये भी हमने देखा था कि अगर किसी शख्स की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम 2 लाख से कम है, और उसके बाद इसके अलावा कोई दूसरा जरिया मुआश या सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो सूरत में ये जो 2 लाख से कम की अमाउंट है इस पर उसको किसी तरह का टैक्स नहीं देना। और हुकूमत पाकिस्तान ये समझती है कि आप बहुत ज्यादा गरीब हैं इसलिए आपको टैक्स पे नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तभी होगा जब दोनों शराइत पूरी होंगी। पहली शर्त कि आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 2 लाख से कम हो, और साथ ही साथ आपके पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम ना हो, मीन्स आप कोई बिजनेस ना करते हो, आपके पास कोई सैलरी ना आती हो, आपने कोई इन्वेस्टमेंट ना कर रखी हो, ना ही इसके अलावा कोई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम हो। तो उस सूरत में प्रॉपर्टी से आने वाली 2 लाख से कम की जो अमाउंट है, आमदन है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। इसकी हमने कुछ क्वेश्चंस भी क्लास के अंदर किए थे। फिर टैक्सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अच्छा अब मतलब तेज इसलिए चल रहा हूँ बच्चों ताकि हम लोग रिवीजन जल्दी से कर सकें और हम फिर अगला क्वेश्चन करने के काबिल हो सके। After the fair market value of the property is calculated the same
will be reduced by certain situatory deductions. Allowable deductions and other related rules are as follows. कुछ deductions है, उन डिडक्शंस के बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था, पर उसको क्विकली रिवाइज इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अब जो हमें सवाल करने हैं उसमें मेनली जो हम चीजें सीखने वाले हैं वो रिडक्शन के हवाले से सीखेंगे। सबसे पहले है रिपेयर अलाउंस। रिपेयर अलाउंस का मतलब ये होता है कि पूरे साल के दौरान आपकी प्रॉपर्टी टूटती भी रहती है, पुरानी भी होती है, उसको मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। तो अब मेंटेनेंस पे जो आपका खर्चा आता है वो उस खर्चे को आप रिपेयर अलाउंस कहते हैं और ये रिपेयर अलाउंस आप अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से लेस करते हैं। आम जबान में ये है कि आपने एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर आपने पूरे साल में जो पैसे वसूल किए हैं किराए की मद में, वो बिल्कुल 10 लाख रुपए वसूल किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ पूरे साल में उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए आपकी जेब से कोई 40,000 रुपया खर्च हो गया, जिसमें आपने मैं उसकी छोटी मोटी रिपेयरिंग थी वो करवाई, कोई कलर था वो करवाया, या कोई और मेंटेनेंस के काम थे वो उस बिल्डिंग पे आप करवाते रहे, जिस पे आपका 40,000 रुपया खर्च हुआ। तो उस सूरत में आपकी जो आमदन है वो 10 लाख रुपया नहीं कंसिडर की जाएगी, बल्कि 10 लाख माइनस 40,000, ये 40,000 को जो कि रिपेयर अलाउंस की शक्ल में है इसे आप माइनस करेंगे। अच्छा, अब अगर रिपेयर अलाउंस की एक्चुअल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पे कहा गया है डिडक्शन ऑफ 1/5 ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स विल बी अलाउड एज रिपेयर अलाउंस के। रिपेयर अलाउंस की जो वैल्यू है वो आपकी जो भी आपने इनकम जनरेट की है उस प्रॉपर्टी से, उस प्रॉपर्टी का 1/5 होगा, मींस 20% होगा, उसे आप रिपेयर अलाउंस कहते हैं। तो इट मींस आपने रिपेयर अलाउंस की एक्चुअल अमाउंट को देखने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास अमाउंट कलेक्ट हुई है उस अमाउंट का आप 20% निकालें या फिर 1/5 निकालें, जो भी अमाउंट बनती है उसे आप माइनस कर दें, तो ये आपको अलाउड है, इसे आप रिपेयर अलाउंस कहेंगे। दिस अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड बिफोर एनी डिडक्शन इज मेड। इट इज फिक्स्ड अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स व्हिच मे बी मोर और लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आप अमाउंट है ये आप रिपेयर अलाउंस ये सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे, और ये इररिस्पेक्टिव है, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है इस चीज से कि एक्चुअली आपने अमाउंट जो पे की है रिपेयर की शक्ल में वो ज्यादा अमाउंट है या कम अमाउंट है। आपने डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ 20% ही की करनी है, चाहे आपने 20% से कम पैसे ही क्यों ना खर्च किए हों एक्चुअली, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। दोनों सूरतों में आप 20% या फिर 1/5 ही डिडक्ट करेंगे। अच्छा, अब इंश्योरेंस प्रीमियम चलेंगे। द अमाउंट ऑफ एनी प्रीमियम पेड और पेएबल बाय द कंपनी इन द एयर टू इंश्योर द बिल्डिंग अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन विल बी अलाउड। अगर आपने आपने अपनी प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करवाई है और उस इंश्योरेंस सिर्फ इसलिए कराई है इसमें कोई डैमेजेस होते हैं, कोई नुकसान होता है या उसके अंदर रिस्क है, उस रिस्क को आप कवर करना चाहते हैं, तो उस सूरत में आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम जाएगा सालाना, इसे भी आप डिडक्शन की सूरत में माइनस कर सकते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। इसका मतलब ये कि अगर आपने 10 लाख रुपए किसी बिल्डिंग से कमाए हैं किराए की शक्ल में और उस पर आपने इंश्योरेंस भी करवा रखी, जो इंश्योरेंस के आपने इस साल में 50,000 रुपए अदा किए थे, तो इस 10 लाख में से वो 50,000 आप माइनस कर सकते हैं। इसके बाद म्यूनिसिपल टैक्सेस और अदर लोकल टैक्सेस, लेट्स से वो जिस प्रोविंस के अंदर रहते हैं उस प्रोविंशियल टैक्सेस लगते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, अगर वो आपने अदा किए हैं तो वो भी आप माइनस कर सकते हैं। इसके बाद हमने बात किया था ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट क्या है, इस लास्ट क्लास में कुछ सवाल भी आए थे ग्राउंड रेंट के हवाले से। ग्राउंड रेंट का मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने प्रॉपर्टी जहां बिल्डअप की है आपने, वो जमीन आपकी अपनी नहीं है, आपने जमीन किसी से किराए पर ली और उसके बाद आपने अपना एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। नॉर्मली जो होटल्स वगैरह होते हैं, जैसे जो सी साइड पे होटल होते हैं, उनकी जो जमीन है वो अमूमन रेंट पे ली जाती है और उस पर आप एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना देते हैं, कोई हट वगैरह बनाते हैं लकड़ी का। तो सूरत में जो आप ग्राउंड रेंट पे करेंगे, क्योंकि ग्राउंड तो आपका अपना है नहीं, जमीन तो आपकी अपनी है नहीं, सिर्फ बिल्डिंग आपकी अपनी है, तो सूरत में जो आप ग्राउंड का रेंट पे करेंगे उस जमीन के एक्चुअल मालिक को, उसे भी आप अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से लेस करने वाले हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं प्रॉफिट पेड और पेएबल ऑन बोरोड अमाउंट। लेट्स सपोज आपने कोई अमाउंट बोरो की थी, उधार ली थी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, सिर्फ इसलिए ताकि आप अपनी बिल्डिंग को बिल्डअप कर सकें, अपनी कंस्ट्रक्शन करवा सकें या प्रॉपर्टी खरीद सकें। अब इस सूरत में जो आपने कर्ज लिया था उस कर्ज को पे आपने जो इंटरेस्ट पे किया, वो इंटरेस्ट की अमाउंट भी आप माइनस कर सकते हैं, बट याद रखें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट, बिकॉज जब आप लोग पेमेंट करते हैं आप अपनी लोन की, तो उस पेमेंट जो भी आप इंस्टॉलमेंट जाती है उस इंस्टॉलमेंट के दो हिस्से होते हैं। वो इंस्टॉलमेंट आपकी
प्रिंसिपल अमाउंट को कवर कर रही होती है और साथ ही साथ कुछ अमाउंट उसमें इंटरेस्ट का होता है। तो याद रखिएगा, आप उस जो भी आप इंस्टॉलमेंट दिए उसमें से जितना हिस्सा इंटरेस्ट का था सिर्फ आप वही माइनस करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट जो आप रीपे कर रहे हैं या पे बैक कर रहे हैं उसको आप माइनस करने के मजाज नहीं है। इसके बाद शेयर ऑफ रेंटल इनकम पेड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेट सपोज अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर कंस्ट्रक्शन करवाई है, आप किसी बैंक के पास गए और बैंक को कहा कि यार मेरे पास प्लॉट है और मैं इतने पैसे भी हैं और मैं कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता हूँ और मेरे पास फर्दर पैसे हैं नहीं, तो आप मुझे लोन दे दें तो ताकि मैं बिल्डिंग बना दूं अपनी। तो उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कहा आप मुझसे लोन मत लें, आप मैं आपकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। इससे ये होगा कि आपको मुझे पैसे लौटाने नहीं पड़ेंगे और वो जो आपकी स्ट्रक्चर खड़ा होगा यानी कि जो आपकी बिल्डिंग बनेगी उस बिल्डिंग में मैं लेट सपोज आप मिलाते हैं 60%, मैं मिलाता हूँ 40%। अब इससे क्या होगा कि जो भी इनकम आएगी फ्यूचर में आपकी उस प्रॉपर्टी से उसका 40% आप मुझे दे दिया करें, 60% आप रख लिया करें। तो इस तरह हम दो ओनर्स हो जाएंगे। तो या फिर जो भी परसेंटेज आप उस ऑनर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के दरमियान सेट होगी उस बेसिस पर आप अमाउंट शेयर करेंगे आपस में। इस सूरत में अगर कोई ऐसे बंदा जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसकी प्रॉपर्टी में से कोई खास हिस्सा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है, तो जो भी इनकम रिसीव होगी उसमें से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है वो आप माइनस कर सकते हैं, या शेयर जो आपने उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देना है अपनी आमदन में से, इसलिए तो वो आप माइनस कर सकते हैं। लास्ट आपके पास profit paid or payable on mortgage when the property is subject to mortgage or other capital charges, the amount of profit paid or payable on such mortgage or charge। लेकिन ये भी वही बात है जो कि हमने ऊपर देखी थी कि लेट्स सपोज आपने कोई मॉर्गेज की बेसिस पर अपनी प्रॉपर्टी को किसी कोई लोन उठाया, तो सूरत में जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे उस मॉर्गेज के अगेंस्ट, उस इंटरेस्ट के अमाउंट को आप माइनस कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस। तो सवाल में कई बार ये कलेक्शन चार्जेस या कई बार एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस दोनों नामों से आ रहा होता है। अच्छा, याद रखिएगा ये कलेक्शन चार्जेस जो हैं ये 2020 से पहले तक इसकी रिडक्शन 60% हुआ करती थी, 2020 तक 6% हुआ करती थी सॉरी, और 2021 ऑनवर्ड से ये 4% रहेंगे। तो एग्जाम में जब भी सवाल आएगा तो आपने उसका ईयर देख लेना, अगर वो ईयर है टैक्स ईयर 2020 तो आप 6% की रिडक्शन करेंगे, और अगर 2021 है तो उस सूरत में आप 4% की रिडक्शन करेंगे। ये लास्ट क्लास में एक सवाल भी पूछा था बहन ने। बेटा ये तो गया क्विक रिव्यू, और जितनी मैंने आपको रिडक्शन वाली चीजें करवाई ये आपके जो फर्स्ट क्विज है उसका हिस्सा है, और इंशाल्लाह जब क्विज होगा तो आपको यही चीजें रिडक्शन की अच्छे तरीके से पढ़कर आनी होंगी। मैं यहाँ पे रुकता हूँ और कुछ सवाल पूछूंगा ताकि मुझे अंदाजा हो सके। ये ऑफिशियल क्विज नहीं है, इसको मार्किंग नहीं है, बट इससे मुझे अंदाजा होगा कि आप कितना प्रिपेयर हैं अपने क्विज के लिए। आसिफ अली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा जरा। सर ठीक है, आसिफ अली आपसे कुछ सवाल पूछना था कि मुझे अंदाजा हो सके कि आप लोगों का क्विज कितना अच्छा तैयार हुआ है। क्विज के लिए मैंने आपको अनाउंस किया था कि जो डिडक्शन के जितने भी हेड्स हैं इन सबको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अच्छा, अब मुझे बताएं इनमें से रिपेयर अलाउंस क्या चीज होती है? रिपेयर अकाउंट वो होते हैं, मतलब जो चीज़ हमारी बिल्डिंग है या कोई चीज़ भी है उसकी मरम्मत भी होती रहती है सर, वो चीज़ में खराब भी होती रहती है, उसको हम सही करवाने के लिए जो खर्चा करते हैं उसे रिपेयर अलाउंस कहते हैं। ठीक है, क्या रिपेयर अलाउंस को हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस कर सकते हैं? या सर उसका 20% करेंगे या वन वन बट 1/5% करेंगे। 1/5 कहते हैं इसे। ठीक है, शाबाश बच्चे। ठीक ठीक है। अच्छा बच्चों, थैंक यू। अब मैं आसिफ अली का क्वेश्चन हो गया, अब मैं सवाल करूंगा मोहम्मद इकबाल से। मोहम्मद इकबाल माइक अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है। अच्छा मोहम्मद इकबाल, आपकी आवाज नहीं आ पा रही मुझे, आई बिलीव माइक में कोई इशू है आपके। ठीक ठीक, अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा मोहम्मद इकबाल, ऐसा है कि मैं जो सवाल पूछूंगा देखो उससे बुरा मनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन के लिए हम कर रहे हैं, ऑल दो उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब जब हम क्विज लेंगे तब, अभी अभी कोई मार्क्स नहीं है इसके। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है बच्चे आपकी नजर में? इंश्योरेंस प्रीमियम क्या चीज होती है? सर जो मतलब जो लोकल टैक्स होता है, अदर टैक्स होती है। ना ना ना, इंश्योरेंस प्रीमियम। सर इसका- सर इंश्योरेंस जो कराते हैं हम।
ठीक है, और वो क्यों उसकी जो वो हम क्यों करवाते हैं? सर वो मतलब एक होता है कि लाइफ का होता है, वो उसकी जो देते हैं हम पैसे देते हैं। ठीक है, चलें, ठीक है, आप बहुत करीब हैं। थैंक यू इकबाल, सिर्फ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं करें, बाकी आपके यहाँ से ठीक है। सही, अब ठीक है मेरा अगला सवाल, थैंक यू इकबाल। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, एक मिनट रुकिए। अली मोहम्मद अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप? अली मोहम्मद जी, सवाल पूछिएगा अपना। जी बेटा, सवाल पूछ रहे थे आप, पूछें। सर सवाल नहीं, मैं ही बोल रहा था इंश्योरेंस प्रीमियम आई थिंक यही होगा कि इंश्योरेंस में कुछ डिस्काउंट्स वगैरह आई थिंक। नहीं बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम डिस्काउंट नहीं होता। वो ऐसा होता है कि अगर आपने जो जिस प्रॉपर्टी का आपको किराया मिल रहा है, अगर उस प्रॉपर्टी की आपने इंश्योरेंस करवा रखी है, तो जो हर साल आप इंश्योरेंस का प्रीमियम अदा करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, तो टैक्स ये कहता है, टैक्सेशन ये कहती है कि आपको उस प्रॉपर्टी से जितनी भी आमदन वसूल हुई है, उसमें से ये इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट आप माइनस कर देंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो अगर आप किसी प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहे हैं, तो डेफिनेटली उस प्रॉपर्टी पे पैसा लगा भी रहे हैं। तो जो भी पैसा लगा रहे हैं उसे आप अपनी इनकम में से माइनस करेंगे, ताकि आपके पास एक्चुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकल सके। तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी वो खर्चा होता है जो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर हो रहा होता है हर साल आपका। तो टैक्स ये कहता है कि क्योंकि ये खर्चा है, तो आप इसे अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हो। ठीक है, मेरा अगला सवाल है, अली मोहम्मद हो गए, आसिफ अली हो गए, अजहर। अजहर अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। अजहर, आई बिलीव अजहर को टेक्निकल इशू नहीं, अजहर हो गया। अजहर बच्चे ये बताओ, ग्राउंड रेंट क्या होता है? ग्राउंड रेंट। अजहर, हम आपको सुन नहीं पा रहे। सर ग्राउंड रेंट वो होता है जो सर होटल का किराया अदा करते हैं मालिक को सर। नहीं, नहीं, मैं तो क्लियर कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। ऐसा होता है कि जब आपने आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई ऐसी बिल्डिंग है कि अच्छा, बिल्डिंग बनती है जमीन के ऊपर। अगर आपने कोई ऐसी बिल्डिंग रखी है जिस बिल्डिंग की जमीन आपकी मिल्कियत नहीं है, आप जमीन के मालिक नहीं है, लेकिन जो ऊपर आपने बिल्डिंग खड़ी की है वो बिल्डिंग आपकी अपनी है, तो उस सूरत में बिलफर्ज मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैं हूँ गरीब आदमी, मेरे पास एक पुराने जमाने में कोई मुझे विरासत में एक मिला था प्लॉट, वो प्लॉट पड़ा हुआ था, लेकिन मुझ में इतनी इस्तात नहीं है कि मैं उस प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर सकूं। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो मेरे पास आया, वो कहता है कि मुझे आपके प्लॉट खरीदना है। मैंने कहा भाई, मैं तो प्लॉट नहीं बेचूंगा, मेरे पास प्रॉपर्टी के नाम पे सिर्फ एक प्लॉट ही है, मैं तो नहीं बेच रहा। लेकिन उन्होंने कहा अगर नहीं बेचोगे तो फिर फायदा नहीं, आप गरीब के गरीब रहोगे। मैंने कहा फिर एक काम करो, इस प्लॉट को आप किराए पर ले लो। वो कह रहा खाली प्लॉट को मैं किराए पे क्या करूंगा लेकर, खाली जमीन तो कोई किराए पे लेता नहीं है, वो भी रिहायशी इलाके के अंदर। तो उन्होंने कहा अच्छा आप एक काम करो, आप मुझे ये जमीन किराए पर दे दो, मैं आपकी जमीन के ऊपर बनाता हूँ एक बिल्डिंग। इससे क्या होगा, बिल्डिंग बन जाएगी और उस बिल्डिंग में मैं रहना शुरू कर दूंगा, या मैं फर्दर किसी को किराए पर दे दूंगा। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मेरा क्या फायदा? उन्होंने कहा देखें, ग्राउंड या जमीन आपकी रहेगी, जो ऊपर बिल्डिंग है वो बिल्डिंग मेरी रहेगी, मैं आपको हर महीने आपकी जमीन का किराया देता रहूंगा। तो इसे आप कहते हो ग्राउंड रेंट। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी ग्राउंड या जमीन के मालिक कोई और हो और बिल्डिंग या स्ट्रक्चर का मालिक कोई और हो, तो उसे आप उस सूरत में जो स्ट्रक्चर का मालिक होता है, बिल्डिंग का जो मालिक होता है, वो जमीन के मालिक को पैसा देता है, उस पैसे को आप कहते हैं ग्राउंड रेंट। अच्छा जी, मेरा अगला सवाल है सना इकबाल से। सना इकबाल, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। चले जी, आई बिलीव मैंने कुछ ज्यादा जल्दी क्लास रख दी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बेटा, ये जो एक पॉइंट है, शेयर ऑफ रेंटल इनकम पे टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये क्या चीज होती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम रेंटल इनकम में से शेयर क्यों देते हैं? सर सॉरी, मैंने अगली क्लास नहीं ली थी, अभी आज ही आई हूँ।
अच्छा फर्स्ट क्लास है आज मेरी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है बच्चे, ठीक है। चलें, अब मुझे कुछ सवाल तो और पूछने हैं ताकि हम कॉन्सेप्ट थोड़े से और देख लें। चलो, आई बिलीव काफी है, हम आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा डिडक्शंस के मामलात। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की तरफ। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़ते हैं तसल्ली के साथ और उसके बाद इस सवाल को आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक हम काम कर चुके थे। रेंट चार्जेबल टू टैक्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है टैक्स ईयर 2020। इट मींस कि जो रेंट ये आपने रिसीव किया है ये साल 2020 का रिसीव किया है, पिछले साल का है, इस साल का नहीं है। तो हम जो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, ये डॉक्यूमेंट हमारा उस तरह से हेल्प आउट नहीं करेगा। आप जब आप पिछले साल के लिए किसी की टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको पिछले साल का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि पिछले साल में टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होता था, और फिर आपने वैसे ही कॉम्पिटिशन करनी है और टैक्स फाइल करना है। ठीक है। अच्छा, ये साल 2020 की बात हो रही है, पिछले साल की बात हो रही है, इस साल की बात नहीं हो रही। आपने रेंट चार्जेबल टू टैक्स है 72,000 और साथ है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस 1,000। तो 1,000 आपने कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस दिए और 32,000 है जो आपके रेंट। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? आप जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको एक एक्सेल या आपने जो काम करना होगा वो तो डेफिनेटली अपनी पेपर पे करना होगा। याद रखिएगा ये फॉर्मेट है जो आप इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप रेजिडेंट का नाम लेकर आएंगे या उस ऑनर का नाम, जिस ऑनर की बात हो रही है। यहाँ पे सवाल में कहीं पे ऑनर का नाम नहीं गिवन, अगर गिवन होता तो सबसे पहले कॉलम में ऑनर का नाम आता। ठीक है। अच्छा, ऑनर याद रखें कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई कंपनी भी हो सकती है। उसके बाद आप टैक्स ईयर लिखते हैं। इस सवाल के अंदर जो टैक्स ईयर मौजूद है वो 2020 है, तो मैंने यहाँ पे टैक्स ईयर 2020 लिख दिया है। अच्छा, 2020 का टैक्स ईयर खत्म कब होगा? एक मिनट, क्वेश्चन आया चैट के ऊपर सर। एक मिनट अजहर अली, आप क्वेश्चन पूछें। माइक, अपना माइक मैं आपका अनम्यूट कर देता हूँ, आप क्वेश्चन पूछें। आपकी शायद चैट में आने वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं है। जी अजहर अली, पूछे, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर अभी जो समझा रहे हैं ना सर, फॉर्मेट सही से दिखाई नहीं दे रहा सर, आधा दिखा रहा है। आधा दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब सही है। साइड पे देखो, आधा ही है, इतना ही हिस्सा है इसका फॉर्मेट का, साइड पे बना हुआ है। ये दिख रहा है जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ? यस सर, ये दिखाई दे। हाँ बस बेटा, यही है फॉर्मेट इतना ही है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, ऑनर का नाम आएगा, फिर टैक्स ईयर लिखा जाएगा, फिर टैक्स ईयर एंडेड ऑन। अच्छा, टैक्स ईयर याद रखिएगा, पाकिस्तान में जो टैक्स ईयर चलता है वो जुलाई 1 से स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट होगा जुलाई 1 से और एंड होता है जून 30 पे। इसको थोड़ा सा, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून पर एंड होता है। अच्छा, याद रखिएगा जब भी टैक्स ईयर की बात की जाएगी तो वो एक साल में एंड शुरू होता है और दूसरे साल में एंड होता है। बिल्कुल, अगर मैं टैक्स ईयर 2020 की बात करूंगा तो टैक्स ईयर 2020 का मतलब ये है कि वो साल जो कि साल 2020 में खत्म हुआ था और ये शुरू हुआ था पिछले साल 2019 में। तो अभी हम बात कर रहे हैं जो टैक्स ईयर अभी हमारा जो अभी चल रहा है करंटली, वो 2021 का चल रहा है, 2021 का। तो इट मीन्स वो जो 30 जून आने वाली है हमारी, 30 जून आएगी हमारी इसी महीने में। 30 जून को हमारा जो टैक्स ईयर एंड हो रहा है, ये शुरू हुआ था पिछले साल, और वो पिछले साल जो शुरू हुआ था वो 1 जुलाई 2020 1 जुलाई 2020 में शुरू हुआ था और वो खत्म होगा 30 जून 2021 में जाकर। लेकिन अभी जो हम सवाल कर रहे हैं उस सवाल में स्टार्टिंग डेट है हमारी 1 जुलाई और एंड होगा 30 जून 2020 के अंदर। तो अब यहाँ पे टैक्स ईयर एंडेड ऑन का नाम लिखते हैं और उसमें दिखाते हैं जो टैक्स ईयर शुरू हुआ था वो खत्म किस तारीख को होगा। फिर उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस लिखते हैं कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। इसके बाद कंपटीशन फॉर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये एक हेडिंग लगाई जाएगी और ये 1 2 3 4 5
चीजें लिखी जाती हैं और इसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। आपके पास जो डॉक्यूमेंट दिया गया है उस डॉक्यूमेंट में इस तरह वाला फॉर्मेट नहीं है, तो आपने यही फॉर्मेट इस्तेमाल करना है। तो सवाल के अंदर हमारे पास रेंट चार्जेबल टू टैक्स, अच्छा इन दोनों को मैं साथ साथ लिख लेता हूँ, रख देता हूँ ताकि आप स्विचिंग करने में थोड़ी सी हमें आसानी रहे। थोड़ा सा ऐसा ताकि हम सवाल भी साथ साथ देखते रहें। ठीक है जी। अच्छा इस सवाल में क्या है, सबसे पहले रेंट चार्जेबल टू टैक्स। एक मिनट, एक चैट में क्वेश्चन आया, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। 13 जून को 21 का खत्म होगा ना सर टैक्स है? जी बेटा 30 जून को हर साल 30 जून को ही खत्म होता है। बल्कि सना आपका मैं क्वेश्चन माइक पे ले लेता हूँ ताकि आप कुछ और एक्सप्लेन करना चाहें क्वेश्चन को तो आप वो भी कर लें। जी सना आप सवाल पूछे आप माइक पर। सर मेरा मतलब ये था कि मतलब कि अभी जो चल रहा है वो 2021 का चल रहा है ना बिल्कुल टैक्स ईयर। बिल्कुल, अभी जो चल रहा है वो साल 2021 का चल रहा है और ये खत्म होगा 30 तारीख को, 13 जून। इसी महीने की। अच्छा साल जो 2021 का चल रहा है ये शुरू हुआ था साल 2019 में। फर्स्ट 19 में नहीं 20 को होगा ना। सॉरी 20 में, आई एम रॉन्ग, 20 में स्टार्ट शुरू हुआ था। 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट हुआ था और ये खत्म होगा इंशाल्लाह 30 जून 2021 में। ओके सर बस नहीं था। अच्छा बच्चे एक और चीज, जो अभी हमारा सवाल है ये सवाल पिछले साल का है, मींस इसका जो टैक्स ईयर खत्म होगा वो खत्म हो चुका खैर से जून 30 2020 में, और ये स्टार्ट हुआ होगा 1 जुलाई 2019 में। अच्छा सबसे पहले आप देखिए सवाल के अंदर से दो चीजें पूछी गई हैं, रेंट चार्जेबल टू टैक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हम अभी डिडक्शन में पढ़कर आए हैं कि हमारे पास रिपेयर चार्जेस जो होते हैं वो भी डिडक्शन के अंदर जाते हैं, तो हम सवाल में रिपेयरिंग चार्जेस को भी, रिपेयर अलाउंस को भी डिटेक्ट करेंगे। तो अब सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा रेंट चार्जेबल टू टैक्स। अच्छा हमारे पास जो टैक्स की अमाउंट जो मैं रेंट मिला है साल में वो है 72,000। अच्छा याद रखिएगा जो एक्चुअल, कई बार सवालों में ऐसा होता है वो ये कहा जाता है कि कलेक्शन हमने की है इतनी अमाउंट की, लेकिन एक्चुअल जो टैक्स है वो टैक्स अथॉरिटी ने या वो डिफरेंट डिक्लेयर किया। लेट्स सपोज 72,000 रुपए हमने पूरे साल में इस प्रॉपर्टी पे रिसीव किए हैं, लेकिन टैक्स अथॉरिटी वो ये कहती है कि आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ ज्यादा है और वो 72,000 सालाना किराया नहीं होना चाहिए, आपका किराया होना चाहिए 1,05,000 रुपया। तो उस सूरत में हम 72,000 को नहीं लेंगे अपनी कैलकुलेशन में, हम 1,05,000 को अपनी कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा इसके बाद हम जाएंगे डिडक्शन की तरफ, लेस एंड डिडक्शन, ये आपकी एक हेडिंग आएगी। ठीक, अब कितनी तरह की डिडक्शन होगी, सबसे पहले मैं रिपेयर अलाउंस या फिर चार्जेस की बात करता हूँ। सवाल में रिपेयर चार्जेस, रिपेयर अलाउंस अगर गिवन है तो ठीक, और अगर नहीं गिवन तो तब भी ठीक। दोनों सूरतों में रिपेयर अलाउंस या चार्जेस को कैलकुलेट करने का तरीका एक ही रहेगा कि जो भी आपके पास रेंट चार्जेबल टू टैक्स था उसका आपने 1/5 अमाउंट लेना है या फिर 20% लेना है, जो भी अमाउंट निकलती है वही आपका रिपेयर अलाउंस होगा। अच्छा इसको निकालने का तरीका क्या रहेगा आपका, आप अपने इस 72,000 को अमाउंट को लेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, ठीक, और जो भी अमाउंट आएगी उसे आप यहां लिख देंगे। इसको 1/5 किया, आंसर आया आपके पास 14,400, या फिर आप करना चाहें तो इसकी जगह इसको 20% से भी मल्टीप्लाई करवा देते, दोनों सूरतों में आंसर सेम रहेगा। ठीक है जी, अब ये हो गया। इसके बाद रिपेयर के बाद देखिए सवाल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस मौजूद हैं 1,000 रुपया। अब मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस की बात करता हूँ, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट कलेक्टेड
मैंने कितनी अमाउंट एक्चुअली कलेक्ट की थी, मैंने एक्चुअली जो अमाउंट कलेक्ट की है वो 1000, सवाल में मौजूद है 1000 रुपए मैंने वसूल किया है। लेकिन जब ऊपर जाते हैं तो देखें ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस की एक हेडिंग गिवन है, उसमें ये कहा गया एनी सम पेड और पेएबल बाय द कंपनी और अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस टू कलेक्ट रेंट or 6% of the rent chargeable to the tax before allowing any other deduction, whichever is less is deductible from the rent chargeable to tax। इसमें ये कहा गया है कि आपने एक्चुअल कलेक्शन चार्जेस की अमाउंट रखनी है और साथ ही साथ आपने अपना जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स है उसका 6% कैलकुलेट करना है। जो भी अमाउंट लेस होगी आपका वही एक्चुअल एडमिन एंड कलेक्शन चार्जेस कंसिडर किया जाएगा। अब मैंने यहाँ लिखा 6% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स या फिर RCT, दोनों वर्ड लिखे जा सकते हैं। 6% ऑफ RCT कर लें या 6% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। अब जो भी आपके पास रेंट चार्जेबल था दैट इज 75,000, इसका हम 6% कैलकुलेट करेंगे और ये अमाउंट आती है। अब इन दोनों अमाउंट में से जो भी छोटी अमाउंट है, दोनों में से छोटी अमाउंट क्या है 1000 या 4320, जो भी छोटी अमाउंट है हमने वो अमाउंट लेनी है दैट इज 1000 और यही अमाउंट बनेगी हमारे पास एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्शन चार्जेस। तो या कई बार ऐसा होता है कि जो आपने अमाउंट कैलकुलेट की है वो 6% जो निकाला था वो अमाउंट छोटी निकलेगी और एक्चुअल अमाउंट आपकी ज्यादा होगी। तो उस सूरत में आपको जो भी छोटी अमाउंट निकलेगी चाहे वो एक्चुअल हो चाहे वो 6% ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स हो, दोनों सूरतों में जो भी छोटी अमाउंट होगी वही अमाउंट आपने डिडक्शन के अंदर लेनी है। अच्छा याद रखिएगा सवाल के अंदर या ऊपर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट मौजूद है इसमें 4% भी लिखा हुआ है और 6% भी लिखा हुआ है। 6% आप तब इस्तेमाल करेंगे जब सवाल 2020 या उससे पुराना हो, लेकिन अगर 2021 या ऑनवर्ड आने वाले जो साल हैं उनमें जो सवाल आएगा उसमें आपको 4% इस्तेमाल करना है। चूंकि सवाल में टैक्स ईयर 2020 था तो हमने 6% इस्तेमाल किया, लेकिन अगर यहाँ पे 2020 की जगह 2021 होता तो यहाँ पर 6% नहीं बल्कि 4% इस्तेमाल किया जाता। ठीक, अच्छा अब देखते हैं टोटल हमारे पास डिडक्शन कितनी है, दिस प्लस दिस, और हमारे पास टोटल डिडक्शन आती है 15,400। इसका मतलब ये कि इसका हमने इस प्रॉपर्टी से 72,000 रुपए रिसीव किए और 15,400 हमने डिडक्शन के तौर पर खर्च कर दिया इस कंपनी इस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो आपके हाथ में जो पैसे बचे दिस माइनस दिस इज 56,600। इसे आप कहोगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और अगर सही वर्ड कहा जाए तो इसके लिए टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का वर्ड कहना बहुत ज्यादा सही रहेगा। दैट इज 56,600। अभी तक जितने भी हमने सवाल किए थे ये सारे के सारे सवालों में हमने इनकम तक काम किया था और टैक्सेबल तो है इनकम, लेकिन एक्चुअली इस पे टैक्स कितने % लगेगा वो हमने अभी तक नहीं देखा। अगर इसको मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा दूं और इसमें से मैं टैक्स पेबल @29%, जैसे आपने सीखा था इनकम फ्रॉम सैलरी में, उसमें आपने देखा था कि जितना आप पैसे कमा रहे हैं उसके बाद एक टेबल बनता था सैलरी का और उसमें से जिस भी टैक्स ब्रैकेट के अंदर फॉल कर रहे थे आप अकॉर्डिंगली वैसे ही आप परसेंटेज इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक ही फिक्स परसेंटेज है दैट इज 29%। आपने वो इस्तेमाल करनी है टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो आप करेंगे ये कि आपकी जो भी अमाउंट आई है इनकम फ्रॉम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी उसका 29% निकालेंगे और ये बनती है आपके पास 16,414 रुपए। ये आपने टैक्स के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अदा करना है।
अच्छा, यहाँ पर आपका पहला सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको बोल्ड कर देते हैं। अच्छा, एक सवाल आया है, लेकिन बच्चे हमारी ना क्लास खत्म हो रही है अभी, सेशन, तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में जैसे ही आता हूँ ना 2-3 मिनट के बाद, तो आप अपना सवाल